ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा था, ये सारी चीजें देखी थी। एक बार फिर से मैं रिकैप करा देता हूँ। तो ये आपका क्या होता है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका प्रिडिक्टेड वैल्यू होता है, और ये आपका एक्चुअल वैल्यू होता है। हम लोग का मेन मोटिव क्या रहता है कि ये जो जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो। जितना डिस्टेंस सही रहेगा उतना आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, तो इस हम लोग का मेन मोटिव यही चीज हुआ कि आपको इस डिस्टेंस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, मीन स्क्वायर एरर। राइट, उसका हम लोगों ने फॉर्मूला किस तरीके से देखा था, लाइक उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि मान लेते y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका जो भी n रहेगा वो। ठीक है, लेकिन ये कैसे आया, इसको हम लोग एक थोड़ा सा फॉर्मुलेशन में चीजों को देखते हैं। तो ये कैसे आया, तो जो हम लोग को क्या करना है बेसिकली, वी नीड टू मिनिमाइज व्हाट, क्या करना है मुझे, वी नीड टू मिनिमाइज दीज एरर्स। और किसकी हेल्प से कर सकते हैं, यूजिंग एन इक्वेशन known as कॉस्ट फंक्शन, नोन एज कॉस्ट फंक्शन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन का पूरा डेरिवेट करने के बाद, मैथमेटिकल इंट्यूशन निकालने के बाद, वो जो मीन स्क्वायर एरर का जो फॉर्मूला आपको मिला है वो लास्ट रिजल्ट है। बट ये आपका स्टार्टिंग रिजल्ट कैसे होता है, तो वो मैं चीजों को बताऊंगा। तो आपको मैंने बोला था ना कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी हो सकता है, y इक्वल टू लाइक थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स भी हो सकता है। राइट, ये दोनों सेम ही चीजें हैं। अब मैंने क्या बोला कि कॉस्ट फंक्शन जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसका इक्वेशन क्या बनता है, तो कॉस्ट फंक्शन का इक्वेशन जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि आपका जो लाइक वाई है या जे है या जो भी चीजें हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपका जो वाई है उसके अंदर जो है थीटा नॉट थीटा वन आ रहा है, मतलब वाई इज द फंक्शन ऑफ थीटा वन एंड थीटा नॉट, 1/2m। ठीक है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n। और इसके अंदर में क्या आएगा, y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड। तो y एक्चुअल यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको h रख लेते हैं, सॉरी, इसको हम लोग y ही रखते हैं। और यहाँ पे जो चीजें कर रहे हैं हम लोग, h थीटा x, ठीक है, माइनस y आई का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली इसको किस तरीके से लिखेंगे, जैसे y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड लिखे हैं ना, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से इंडिकेट कर दिया। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, मे बी ये प्रिडिक्टेड हो जाएगा, ये एक्चुअल हो जाएगा, इट डजेंट मैटर, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है चीजें, मतलब ये पूरा ओवरऑल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मुलेशन इसका होता है। तो इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप क्या बोलते हैं, पूरे को मीन स्क्वायर एरर। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स से चीजें हो जा रही हैं। अब मैं आपको इसका नॉर्मल इसका एक्सटेंशन आपको बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं इसको। तो हम लोग को सबसे पहले पर्पस है इसको मिनिमाइज करने का। तो मैंने आपको बताया कि मीन स्क्वायर एरर सीधा सीधा सा आप ये लिखो, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n, ठीक है, y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो n है n। ठीक है, और जो हम लोग चीजें करते हैं यहाँ पे, अब ये हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली मीन स्क्वायर एरर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका मीन स्क्वायर एरर हो गया। अब इसी को आप अगर नॉर्मल फॉर्म में समझो, वाई ए को क्या लिख सकते हैं, एम एक्स प्लस सी, वाई पी को क्या लिख सकते हैं, एम एक्स प्लस सी। अब इसी को यहाँ पे इस फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको करनी होंगी अगर आपको इसको मिनिमाइज करना है। तो मैंने बस एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट चीजों को बता दिया कि कैसे आपको ये सारी चीजें होंगी। तो सपोज सपोज मेरे पास कोई डेटा है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई, मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ पे भी लिखा 1 2 3। ठीक है, अब मैंने सपोज मैंने बोल दिया लेट अस कंसीडर थीटा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
और एच थीटा एक्स का वैल्यू होगा थीटा वन एक्स, इस तरीके से एम एक्स ये एम एक्स है ना। तो देखिए ये इस तरीके से होगा। तो अगर मैं इक्वेशन आपसे पूछूं कि अगर एच थीटा एक्स का इक्वेशन आप क्या बोलोगे, वाई मतलब एम एक्स प्लस सी, तो थीटा के फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे, थीटा के फॉर्म में थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, राइट, ऐसे ही लिखोगे ना। एच थीटा एक्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग, वाई बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे थीटा नॉट जीरो हो गया तो एच थीटा एक्स की वैल्यू क्या होगी, थीटा वन एक्स ही होगी ना, बताइए। अगर ये जीरो हो गया तो ये थीटा वन एक्स ही होगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मुलेशन होता है। तो मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं इसको कि कुछ पॉइंट के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि मान लेते हैं कि आपका जो पहला पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से है, 1/m समेशन जो आप ले रहे हैं आई इक्वल टू 1 से m, यहाँ पे मैंने लिख दिया एच थीटा एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये वाला आपका जो भी है एक्चुअल है, प्रिडिक्टेड है, वो चीजें हम लोग देख लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे पास 3 पॉइंट थे, याद है, वो अभी 1 2 3 लिखा है मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ कि पहला जो थीटा जी नॉट का वैल्यू वो जीरो हो गया, पहले वाले के लिए क्या हो रहा है, जीरो। तो मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया। अब ये सारे के लिए क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वो मैंने एज्यूम कर लिया जीरो। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि थीटा थीटा जो वन है उसकी वैल्यू 0.5 है, मान लेते थीटा वन की वैल्यू 0.5 है, यहाँ पे मैंने क्या माना था, जीरो माना था, मान लेते ये 0.5 है, तो अब क्या लिखोगे आप यहाँ पे 1/3। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये 0.5 माइनस वन, वन कहां से आया, 1 2 3 ऊपर मैंने माना था ना, वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रिडिक्टेड, 1 - 2, 1.5 माइनस, ठीक है। इस तरीके से चीजें बनी है, समझ रहे हो ना कैसे, 0.5 1 1.5 माइनस 1 2 3। अब क्या करोगे, इसके वैल्यू को मैनिपुलेट करोगे तो आपका आएगा 1.16। तो y का वैल्यू मतलब जो आपका मीन स्क्वायर एरर, एरर का वैल्यू कितना आया, 1.16। समझ में आया, इस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो आपने मे बी कभी पढ़ा होगा मैथ्स में या नहीं पढ़ा होगा, आपको ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, इसके बारे में पता है क्या, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। आपको अगर ऐसे मैं बोलूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व है, ठीक है, ये कुछ y एक्सिस है, ये कुछ x एक्सिस है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, ठीक है। मे भी कभी आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा। तो आपको आने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप क्या करोगे, आप यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, राइट। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी ट्रेवल कर सकते हो। तो आप बताइए कौन सा पाथ फॉलो करने पर हम इस पॉइंट को एक्चुअली टच कर लेंगे। क्या आप सोच के देखो, यहां से आप डायरेक्टली यहाँ जंप किए, यहाँ जंप किए, यहाँ जंप किए, जरूरी है कि यहीं पे जंप करोगे, ये ऐसे भी तो जा सकता है, राइट। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हो, ठीक है। थीटा की वैल्यू जैसे ही बढ़ाओगे तो आपका जो वैल्यू जो आप अचीव करना चाहते हो, आपका मेन एम क्या है कि आपको एरर रिड्यूस करना है। और वो एरर रिड्यूस कब होगा, जब आप इस पॉइंट पे पहुंचो। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल मैक्सिमा। तो आपको ग्लोबल मैक्सिमा से ग्लोबल मिनिमा तक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू जो होती है, जो आपका थीटा का वैल्यू होता है उसको कम रखना पड़ेगा, तभी तो आप यहां से यहां तक पहुंचोगे। अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो क्या आप यहां से यहां तक पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको क्या, आपका मेन एम क्या होना चाहिए कि आपको एरर रिड्यूस करना है। एरर रिड्यूस करने के लिए आपको, आपका मेन एम क्या है कि आपको ग्लोबल मिनिमा के पास पहुंचना है। और ग्लोबल मिनिमा के पास पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो स्लोप है वो धीरे धीरे वैल्यू आपका डिक्रीज करना पड़ेगा। तो आपको थीटा का वैल्यू जो होगा, थीटा का वैल्यू जो होगा उसको आपको धीरे धीरे रिड्यूस करना। तो आपने बोला कि सर थीटा के वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग निकालते हैं, थीटा मान लेते हैं थीटा जे इक्वल टू थीटा जे माइनस अल्फा
इसको हम लोग बोलते हैं डेल थीटा, डेल जे थीटा डिवाइडेड बाई डेल थीटा जी। ठीक है, मतलब क्या, ये डेरिवेशन है आप, ये अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग लर्निंग रेट। सर सॉरी, इसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा कि क्या है कि ये अल्फा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, अल्फा है, मल्टीप्लाई में है, माइनस ये अल्फा है, अल्फा ये ओके, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये है ठीक है आपका सर। ये है आपका डेरिवेशन। जैसे डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो ना, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, इसको यस डेरिवेशन यस सर। बोलते हैं। ठीक है, तो उसी का ये यस डेरिवेशन, सर। अगर मैंने बोला कि एक्स का डेरिवेशन निकालो, तो आप क्या निकालो, डी एक्स बाई डी जो एक्स। वाई के पर्पज से डी वाई। तो आप इस, यस, अगर डी मैंने वाई। यहाँ पे कुछ भी रख दिया, कुछ अलग रख दिया, एक्स स्क्वायर रख दिया, तो आप क्या करोगे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे ना। समझ एक्स रहे, तो स्क्वायर। यही यही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, राइट डेल। सर। डेल, ये डेल के तरीके से होता है, जे थीटा डिवाइडेड बाई थीटा जे। तो ये आपका होता है क्या, जो आप थीटा की वैल्यू को ये करना चाह रहे हो ना, मैनिपुलेट, वो इसी के अकॉर्डिंगली निकलता है। तो आपका क्या हो गया, ये जो थीटा हो गया न्यू वाला, ये थीटा न्यू है, ये थीटा क्या है, ओल्ड। थीटा ओल्ड में से आपको ये माइनस करना है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसको बोलते हैं स्लोप। जो एम की वैल्यू होती है ना, वही ये है, डेल जे थीटा बाई डेल थीटा जे, इसको एम बोलते हैं स्लोप। तो कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू बनती है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना होगा, इसके वैल्यू को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको बेसिकली मैं एक और हेल्प कर देता हूं। अल्फा की वैल्यू हमेशा 0.01, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इतना लेना पड़ता है, इसको लर्निंग रेट बोलते हैं। अल्फा की वैल्यू इतना ही जनरली लेना पड़ता है। अल्फा की वैल्यू मैंने 0.01 क्यों लिया, क्योंकि वो स्टेप जो है वो आप स्टीडी स्टीडी धीरे 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 नीचे लेकर आते। ठीक है, तो आपको पता चल गया कैसे निकलेगा थीटा का वैल्यू, कैसे हम लोग स्लोप मिनिमाइज कर पाएंगे, किस फॉर्मूला से मिनिमाइज कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। तो मैं फिर से आपको वो फॉर्मूला लिख के बता देता हूं। तो कुछ इस तरीके से होता है कि वाई थीटा नॉट कॉमा थीटा वन इक्वल टू 1/m सिग्मा आई इक्वल टू 1 से m एच थीटा एक्स माइनस वाई, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये वाला आपका हो जाता है, मान लेते प्रिडिक्टेड या एक्चुअल। मैंने फिर से बोला कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायरिंग हो जाएगा। और ये वाला हो गया एक्चुअल, या इधर का एक्चुअल इधर का प्रिडिक्टेड, आप इसके अकॉर्डिंगली बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन। और इसको ही क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर एरर। तो अगर अगर कॉस्ट फंक्शन हम लोग निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट फंक्शन हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग एरर निकालते हैं सबका, किसका, ऑल का। और उसको क्या करते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं। कॉस्ट फंक्शन अगर आपको डिफाइन करने का मतलब बने, तो आप बोलोगे वी विल फाइंड द एरर ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स, वी विल फाइंड द एरर ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स एंड देन वी विल टेक एवरेज ऑफ इट। अब अब आपको क्या करना है बेसिकली, कि एक और फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली एरर फाइंड आउट करता है, एरर फाइंड आउट करता है। और बेसिकली ये एरर फाइंड आउट करता है जो भी एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू का है, बट ये एवरेज नहीं लेता है। ठीक है, ये एवरेज नहीं लेता है, मतलब क्या, कि इसमें सारे ऑल पॉइंट्स कंसीडर होंगे, लॉस फंक्शन में सिंगल पॉइंट कंसीडर। मतलब लॉस फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड फॉर सिंगल पॉइंट। इसका अगर आप फॉर्मूला देखोगे लॉस फंक्शन का, तो कुछ इस तरीके से होगा, एच थीटा एक्स माइनस, बस ये होगा। ठीक है, मतलब क्या, मतलब क्या, अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं, तो y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर, ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है लॉस फंक्शन। इसमें आपको एवरेज नहीं लेना होता है, क्यों, क्योंकि आप ये सिंगल पॉइंट के लिए निकाल रहे हो, सिंगल पॉइंट। तो आपको दो टर्म से डील करना होगा, एक होता है कॉस्ट फंक्शन, एक होता है लॉस फंक्शन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बताऊंगा कि कितने टाइप के कॉस्ट फंक्शन होते हैं, टाइप ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब आता है आपका पहला,
मीन स्क्वायर एरर जो मैंने कल बताया था, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मीन स्क्वायर एरर। ठीक है। दूसरा आपका होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो मैथ्स देखकर घबराना मत, मैंने मैथ्स बहुत स्किप कर दिया है, इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा बड़ा बनता, लेकिन मैंने मैथ्स को स्किप कर दिया है। आपको मेन चीज कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर कोई पूछे तो आप बता पाओ। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक है। तो मीन स्क्वायर एरर का अब सीधा सीधा फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है, वो ऊपर डेरिवेशन था आपका, वो देखिए। 1/n मतलब मान लेते हैं i इक्वल टू 1 से n, y माइनस वाई, मतलब इसका मतलब y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर, ये आपका होता है मीन स्क्वायर एरर। आपको इससे मतलब होना चाहिए। ठीक है। थीटा नॉट थीटा एक्स में कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी सिंपलेस्ट ही फॉर्म है। ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब बेसिकली ये मीन स्क्वायर एरर आपका निकल गया, ये चीजें आपको समझ में आ गया। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर बेसिकली आपका होता है 1/n सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n। और यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग मॉड लेते हैं, मॉड। कभी मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड, ये मॉड होता है। इसको क्या बोलते हैं? मॉड। इसके अंदर में कुछ भी वैल्यू हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। ये पता है ना, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं मॉड। यस सर। ठीक है। ये चीजें इस तरीके से होती है। अब देखिए ये बेसिकली क्या होता है आपका, कि जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी मीन स्क्वायर एरर होता है। ठीक है। वो बेसिकली हेल्पफुल रहता है किसके लिए? बेस्ट फिट लाइन के लिए। ठीक है। बेस्ट फिट लाइन के लिए हमेशा हेल्पफुल रहता है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि मीन स्क्वायर एरर जब आपने लिया, याद है हम लोगों ने जब वो पढ़ा था आउटलायर डिटेक्शन, आउटलायर डिटेक्शन, तो आपको पता है ना कि उस समय हम लोगों ने कैसे कैसे चीजों को डील करा था। तो आप सोच के देखिए कि मीन स्क्वायर एरर जो है वो बेसिकली क्या करता है? बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो आप सोच लो कि मान लेते हैं कि मीन स्क्वायर एरर का बेस्ट फिट लाइन ये था। ठीक है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स बन गया, ऐसे। तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, बट एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा पॉइंट आया कुछ यहाँ पे चला गया। तो आप सोचो कि सारा पॉइंट्स यहाँ पे है और ये वाला पॉइंट्स यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? आउटलायर। अब इसकी वजह से आपको लाइन इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? मीन स्क्वायर एरर का वैल्यू आपका प्रॉपर नहीं आएगा, प्रॉपर नहीं आएगा। तो इस सभी से डील करने के लिए आया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। अब समझ में आया क्यों हम लोग मीन स्क्वायर एरर ले रहे हैं, क्यों मीन एब्सोल्यूट एरर ले रहे हैं? मीन स्क्वायर एरर बेसिकली कि अगर आपका कोई भी आउटलायर वगैरह नहीं है तो आप नॉर्मली यूज कर सकते हो मीन स्क्वायर एरर। लेकिन अगर आपके डेटा पॉइंट में आउटलायर है तो क्या हो जाएगा? आप वो यूज नहीं कर सकते हो। तो ड्यू टू आउटलायर योर बेस्ट फिट लाइन शिफ्टेड, शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से आपका एरर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपका एरर बढ़ सकता है। इसके लिए आप फिर यूज क्या करोगे? आप यूज करोगे मीन एब्सोल्यूट एरर। सारा चीज का रीजन आपको पता होना चाहिए, क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला आपने देख लिया क्या होता है। ये बेसिकली क्या करता है? ये आउटलायर को हैंडल कर लेता है। ठीक है। ये क्या करता है? ये आउटलायर को हैंडल कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। मतलब क्या? मतलब क्या कि भाई आप इधर पॉइंट लाओ या इधर पॉइंट लाओ या इधर पॉइंट लाओ, ये सबको कवर कर लेगा। ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। अगर निगेटिव में जाना है तो ऐसे लाइन चला जाएगा, पॉजिटिव में जाना है तो ऐसे लाइन चला जाएगा। उसमें क्या था आपका? सिर्फ ऐसे ही था। ठीक है। ये बेसिकली क्यों होता है? ऐसा ग्राफ क्यों बना? ड्यू टू मॉड।
ये मॉड की वजह से ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बेसिकली वही होता है सेम, 1/n इक्वल टू 1 से n y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर। जो सेम आपका मीन स्क्वायर एरर का था ना, उसी के अंदर ऊपर में रूट लगा दो, ये उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब ये क्यों, ये भी आउटलायर जो आएगा उसको डील करने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया ये सारी चीजें। तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली चीजों को यूज कर लेना है। तो आपने एरर को पढ़ लिया, अब आप किसी भी मॉडल के परफॉर्मेंस को, नेक्स्ट होता है आपका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि आपको क्या करना है, आपको एरर को कम करना है सो दैट आपका मॉडल जो है उसका एक्यूरेसी अच्छा हो। आपका मॉडल का एक्यूरेसी क्या हो, अच्छा हो। तो हम लोग लीनियर रिग्रेशन डील कर रहे हैं, जिसमें जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो कंटिन्यूअस डेटा के लिए हो रहा है, राइट। तो उसके लिए अगर आपको मॉडल का एफिशिएंसी चेक करना है, एक्यूरेसी चेक करना है, तो आपके पास दो पैरामीटर है। एक होता है आर स्क्वायर्ड, जिसको बोलते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, एक होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड, ADJUSTED, एडजस्टेड आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का सिग्निफिकेंस हम लोग समझेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि लीनियर रिग्रेशन में कैसे परफॉर्मेंस चेक करते हैं, तो आर स्क्वायर से और एडजस्टेड आर स्क्वायर से। ठीक है, अब आर स्क्वायर क्या होता है बेसिक। ठीक है, आर स्क्वायर को समझते हैं। तो आर स्क्वायर मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका होता है वन माइनस समेसन आई इक्वल टू 1 से n। ये बेसिकली शो करता है y, जो कि आपका एक्चुअल है, माइनस y प्रिडिक्टेड। ठीक है, y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा i इक्वल टू 1 से n y एक्चुअल माइनस y एवरेज, y एक्चुअल माइनस y एवरेज का होल स्क्वायर। ये होता है आपका आर स्क्वायर का फॉर्मूला। y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड यू ऑलरेडी नो, बट नीचे वाले में क्या होगा, और ये 1 रहेगा वो बाहर रहेगा, तो 1 माइनस, अब ये जो भी वैल्यू आएगी वो 1 में से माइनस हो। तो इस तरह ये आपका रहता है क्या, आर स्क्वायर। तो आपको क्या करना होगा, आर स्क्वायर का वैल्यू, आर स्क्वायर का वैल्यू जितना ज्यादा अच्छा रहे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आर स्क्वायर के वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको किसको छोटा करना होगा, आपको इसको बहुत बड़ा करना होगा। तो इसको अगर बड़ा करोगे तो क्या होगा, ये वैल्यू जो होगा आपको छोटा हो जाएगा। सोच के देखो कि 1 में से आपको जितना कम माइनस करो उतना आपके लिए अच्छा है ना। तो आप इसमें अगर मान लेते हैं ये 0.9 है और ये हो गया मान लेते 1.9, तो आप सोच के देखो ये वैल्यू बहुत कम आएगी ना। अब आप सोच लो यहाँ पे कि ये 1 हो गया और ये यहाँ पे मान लेते 0.9। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो गया, 0.9। अब क्या हो गया बताइए, ये वैल्यू तो बड़ा हो गया, अब ये कट गया, 1 - 1 0 आ गया। तो आपको क्या करना है, इस वाले वैल्यू को बहुत छोटा करना है, सॉरी बहुत बड़ा करना है। ये जितना बड़ा होगा मतलब 1 - 1/1000, तो ये वैल्यू कितना होगा, बहुत कम होगा। तो जितना ये कम होगा उतना इसमें से माइनस कम होगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू उतनी ज्यादा अच्छी होगी। समझ में आया। ठीक है, तो आर स्क्वायर यस की सर। वैल्यू अगर 0.85 है तो मतलब क्या है, 85% एक्यूरेट है। ठीक है, 0.75 है तो मैं बोलूंगा 75% एक्यूरेट है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप चीजें बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका होता है एडजस्टेड आर। ये आर स्क्वायर जो होता है बेसिकली, अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होगा पैरामीटर, मतलब कॉलम, तो उसके लिए अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग के पास बहुत ज्यादा हो जाता है पैरामीटर, मान लेते हैं कि जैसे आप बिल्डिंग खरीदने गए, आप मान लेते हैं कि लाइक हाउस खरीदने गए, हाउस। अब देखिए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। आप हाउस खरीदने गए तो आपने क्या क्या देखा, साइज ऑफ हाउस, ठीक है, सिटी का लोकेशन। गाइस राइटिंग को एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग।
ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ बेडरूम, सैलरी कितनी है आपकी, उसके बाद जेंडर, और उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्राइस। तो आप बताइए प्राइस जो है वो किस किस पे अफेक्ट हो रहा है। आप सोच के देखिए कि प्राइस जो आपका है, साइज ऑफ हाउस, सिटी के लोकेशन, नंबर ऑफ बेडरूम, सैलरी, क्या जेंडर पे प्राइस अफेक्ट होगा क्या? सोच के देखो, किसी हाउस का प्राइस जेंडर पे अफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा ना। बट जब आप आर स्क्वायर यूज करोगे, आर स्क्वायर अगर आप मल्टीपल कॉलम के लिए यूज करोगे, तो आर स्क्वायर पहले मान लेते हैं कि आपके पास ये 4 कॉलम थे और उसके बेसिस पे आपका ये 5वां कॉलम था, तो मान लेते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू 0.85 है। ठीक है, अब आपने जेंडर नाम का कॉलम इंक्लूड कर दिया। ऑल्दो जेंडर के हेल्प से आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, बट आपका आर स्क्वायर का वैल्यू बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जेंडर को इंक्लूड कर लिया। क्यों? क्योंकि इसके डेटा पॉइंट्स भी आ जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए कि जो कॉलम आपका इंपॉर्टेंट नहीं है उसको इंक्लूड मत करो, जो कॉलम आपका इंपॉर्टेंट नहीं है उसको इंक्लूड मत करो। सोच के देखिए, अब आप बोल रहे हो कि आप एग्जाम में पास हुए या फेल हुए, आप डेली नहा कर जाते थे कि नहीं जाते थे, इस पे फैक्टर इंपेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा ना। आपने बोला कि मैं नहा कर नहीं जाता, मैं 2 घंटे पढ़ता था, मैं 5 घंटे खेलता था, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों पॉइंट। क्या नहा कर जाना न जाना ये इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। लेकिन आर स्क्वायर जब हम कैलकुलेट करते थे तो आर स्क्वायर इसको भी ले लेता था, इसके वैल्यू को। तो उससे क्या होता था, एक्यूरेसी ज्यादा दिखता था, बट रियल मॉडल पे आपका अफेक्ट नहीं होता था। इस सभी को प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपका आ गया था एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर बोलता था कि जितना जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसी को रखो, बाकी को मत रखो। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ये इस तरीके से होता है, वन माइनस ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला, वन माइनस, ये बाहर रहेगा, 1 - r² इंटू n-1, और ये जो रहेगा ये इसके नीचे आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय n - p - 1। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए इन सभी में आपका जो पैरामीटर है n जो है ये होगा नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, कितने डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास। ठीक है, और p जो होगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर। इंडिपेंडेंट फीचर मतलब समझ गए ना, इंडिपेंडेंट फीचर मतलब नंबर ऑफ डेटा पॉइंट ज्यादा हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर कम हो सकते हैं। मतलब आपके पास 5 कॉलम है और 4 ही इंपॉर्टेंट है, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन एन का वैल्यू क्या होगा, वो 5 होगा। समझ में आया? तो ये आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर इस तरीके से निकलता है। ठीक है, ये सभी को मैं कोड के थ्रू बता दूंगा कैसे कैसे चीजें चलती हैं। अब नेक्स्ट होता है, आपको इन सभी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। कल ही कोड समझा पाऊंगा मैं, बट फिर भी दिखा देता हूँ। ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, ठीक है, मतलब नहीं होता है कि मतलब इतना भी ज्यादा मत कर दो कि सर से ऊपर पानी चला जाए, और इतना भी कम मत करो कि सब तुमको दबाकर चला जाए। समझ में आया? तो हमको कहाँ रखना है, इंटरमीडिएट में रहना है, कि ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, मतलब ज्यादा कम, समझ गए ना? तो उस तरीके से अकॉर्डिंगली आपको रखना है। तो ओवर फिटिंग किसको बोलते हैं? तो आपके पास जो डेटा रहता है, डेटा, उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रेनिंग डेटा, एक होता है टेस्ट डेटा। ये समझना बहुत जरूरी है गाइज आप लोग के लिए। लेकिन जैसे मैं समझाऊं आपको कि मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट, राइट, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। अब मैं कैसे चेक करूं कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो? इसके लिए मैंने आपसे क्या करा, टेस्ट लिया। टेस्ट का क्वेश्चन मैं पहले नहीं बताता हूँ, टेस्ट का क्वेश्चन आपको अननोन रहता है। अगर आपने इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो मैं बोलूंगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आपने अच्छा ग्रेस्प किया है, मान लेते 80% आपने ग्रेस्प किया। अगर आपने 30% ग्रेस्प मतलब आया आपका, तो मैं बोलूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपका 30% ग्रेस्प हुआ। उसी तरीके से जो मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं, मशीन लर्निंग होता है मॉडल, उसको भी हमें सिखाना पड़ता है।
उसको भी हमें ट्रेन करना पड़ता है। तो हम लोग ट्रेन क्या करते हैं, हम लोग डेटा लेते हैं, मान लेते हैं 1000 डेटा है, तो हम 1000 डेटा मशीन को नहीं देते हैं, हम लोग उसको मान लेते हैं 800 डेटा दिए। अब मशीन को मैंने बोला कि 800 डेटा पर सीखो, इसको लर्न करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, बार बार देखो कि इस डेटा में पैटर्न क्या है, इस डेटा में पैटर्न क्या है। अगर मशीन ये 800 डेटा को बार बार रिवाइज कर लेगा, उसको पैटर्न पता चल जाएगा, तब मैं मशीन से बोलूंगा कि जो बचे 200 डेटा है, जिसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट डेटा, जो 800 डेटा था उसको बोलते हैं ट्रेन डेटा, जिसपे मशीन सीखा है। तो 200 जो डेटा है इसको हम लोग बोलते हैं अनसीन डेटा, मतलब देखा हुआ नहीं है, उसको टेस्ट डेटा भी बोलते हैं। तो मशीन को मैं बोलूंगा कि आप अब इस 200 डेटा पे परफॉर्म करके दिखाओ। अगर ये मशीन अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, जो हम लोगों ने ट्रेनिंग डेटा में मालूम किया था, ट्रेनिंग डेटा में जो मेरा एक्यूरेसी आया था, परफॉर्मेंस आया था, वैसा ही परफॉर्मेंस आपका टेस्ट डेटा में भी आया। तो अगर ऐसा आ रहा है ट्रेनिंग एक्यूरेसी और ट्रेनिंग इफिशियंसी और टेस्ट इफिशियंसी अगर आपका अच्छा आ रहा है, तब आपका मॉडल अच्छा है। ठीक है, साथ में आपका वो एरर का वाला फैक्टर भी। ठीक है, एरर जितना कम और ट्रेनिंग और टेस्टिंग का एक्यूरेसी जितना अच्छा, आपका मॉडल उतना अच्छा। अगर ये कम है तो आपका मॉडल गड़बड़ी है। ठीक है, तो इसलिए ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट आया। समझ रहे हैं, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए आपके पास ट्रेन डेटा है, ट्रेनिंग डेटा पर मतलब जो आप स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दे रहे हो, उस पे आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छा आया। एक्यूरेसी मतलब आप इफिशियंसी देख लो, एक्यूरेसी मान लेते हैं 90% आया। ठीक है, टेस्ट डेटा पे एक्यूरेसी आपका आया 85%। ठीक है, तो आप बोलोगे ना कि ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा पे अच्छा परफॉर्म किया है, गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, गुड परफॉर्मेंस। अब क्या हुआ कि ट्रेनिंग डेटा पे नेक्स्ट सिचुएशन, ट्रेनिंग डेटा, इस पे आया आपका एक्यूरेसी 90%। ठीक है, इस पे आपका एक्यूरेसी क्या आया, 90% आया। ठीक है, अब आपका जो टेस्ट डेटा था, उस पे आपका एक्यूरेसी आया 50%। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ओवर फिटिंग। मतलब जो मॉडल को परफॉर्म करना था, मतलब आपने टेस्ट में अच्छा, मतलब ट्रेनिंग देते समय हसर हसर सब आ रहा है, जब टेस्ट देने गए तो उसमें आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आपका जो ये दिख रहा है, ये अगर ट्रेनिंग डेटा का एक्यूरेसी ज्यादा है, ट्रेनिंग डेटा का अगर एक्यूरेसी ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे लो बायस। ठीक है, और टेस्ट डेटा का एक्यूरेसी कम है, इसको बोलेंगे हाई वेरिएंस। तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए लो बायस एंड लो वेरिएंस। समझ में आया, लो बायस एंड लो वेरिएंस। अगर आपका लो बायस और हाई वेरिएंस हो जाएगा तो ओवर फिटिंग हो जाएगा। और अंडर फिटिंग कैसे होगा, तो एक और लेते हैं। ट्रेन डेटा है आपके पास, इसने परफॉर्म किया बहुत लो, मतलब ट्रेन डेटा में मैंने बोला 50%, और टेस्ट डेटा में मैंने बोल दिया 95%। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाई बायस लो वेरिएंस, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका अंडर फिटिंग, मतलब डेटा आपका अच्छे तरीके से फिट नहीं हो पाया। तो आपका मेन मोटिव पूरे समय, मतलब पूरे लेक्चर पढ़ने के बाद आपका क्या आया कि आपको एरर कम करना है। ठीक है, चाहे वो मीन स्क्वायर एरर हो, मीन एब्सोल्यूट एरर हो, या रूट मीन स्क्वायर एरर हो। ठीक है, आपको परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर का हेल्प लगता है। ठीक है, अब ये मीन स्क्वायर एरर फॉर्मूला कैसे निकला, कॉस्ट फंक्शन लॉस फंक्शन, आप समझ गए हो। ठीक है, अब आपको अगर परफॉर्मेंस चेक करना है तो आपको आर स्क्वायर का वैल्यू क्या करना होगा, आपको ज्यादा रखना होगा। यही आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर कब यूज करते हैं, एडजस्टेड आर स्क्वायर कब यूज करते हैं, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग आपका किस तरीके से काम करता है। तो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए पूरे मॉडल के लिए, आपको एक्यूरेसी चेक करने के लिए, कि ट्रेनिंग डेटा पर भी आपका मॉडल अच्छा काम करे, टेस्ट डेटा पे भी आपका मॉडल अच्छा काम करे। मतलब क्या, लो बायस लो वेरिएंस, ये आपका मोटिव रहना चाहिए।
वो सारे फैक्टर जो आपने अभी ऊपर कंसीडर किए उसके साथ साथ। तो ये आपका लीनियर रिग्रेशन का प्रॉपर जो कंसेप्ट होता है वो चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से बता दिया। आई होप सो आपको चीजें दिख रही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं एक जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, टाइम नहीं बचा हुआ है। डेटा कैसे रीड करते हैं ये आपको पता है। ठीक है, मैंने स्कैटर प्लॉट से कुछ ऐसा इसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, आपका एक्स और वाई को मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक, एक्स और वाई मतलब क्या हुआ कि आपका ये है आपका इंडिपेंडेंट और ये है आपका डिपेंडेंट। ठीक है, उसको अलग अलग कर दिया। अब मैंने क्या करा, ये जो मॉडल है इसमें देखिए टेस्ट के साइज को मैंने रखा 0.2, मतलब क्या, 80% ट्रेनिंग को दिया और 20% टेस्ट को दिया। ये सारे कैसे होते हैं ये मैं बता दूंगा आपको कि कैसे स्केलर्न की हेल्प से ये सारी चीजें बनती है, बट आप इसको बस समझ लीजिए। अब मैंने क्या करा, लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करा, यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को फिट करा। उसके बाद आपने ट्रेन टेस्ट टेस्ट को देखा, ये देखिए टेस्ट डेटा आपको ये दिख रहा है, और ये है वाई टेस्ट, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। ठीक है, अब जैसे ही आपने देखा यहाँ पे लाइन प्लॉट किया तो ये बेस्ट फिट लाइन आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है आपका कोफिशिएंट, देख पा रहे हो। एक्यूरेसी मैं आपको कल बताऊंगा। देखिए mx+c कितना वैल्यू आया, किस तरीके से वैल्यू आई, ये सारी चीजें तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। चीजों को मैं आपको कल और अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को बताऊंगा। मैं आपके लिए ये सारे चीज, ये सारे मॉडल्स लेकर आया हूँ आपको प्रोजेक्ट के बताने के लिए। ठीक है,